हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। मैं आदिल सैफी। आशा करता हूं कि आप सब घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीरीज शुरू हो चुकी है। इसका ये 5th पार्ट है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आज के लिए हमने जो रूल्स सिलेक्ट किए हैं वो 26 to 30 हैं। 5 रूल्स हैं, उनको आज हम कवर करेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको एकेडमिया क्लासेस के डेली करंट अफेयर्स देखने हैं और भारतीय संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। आपको यहाँ जुड़ना ही चाहिए। ओके गाइस, चलो शुरू करते हैं। हमारा कंटेंट जो है वो आज हम देखेंगे रूल नंबर 26। क्या है रूल नंबर 26? बोथ, सेवरल, वेरियस प्लस प्लूरल नाउन। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर बोथ, सेवरल, वेरियस प्लस प्लूरल नाउन, इनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस किसी वाक्य का सब्जेक्ट बनता है तो हमें वर्ब कौन सी प्रयोग करनी है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। बात सिर्फ इतनी है कि वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट असल में इसी बात को चर्चा में लाता है या इसी बारे में डिस्कस करता है कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट अगर ये होगा तो वर्ब क्या होगी। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि बोथ प्लस प्लूरल नाउन अगर हो, या फिर सेवरल प्लस प्लूरल नाउन, या फिर वेरियस प्लस प्लूरल नाउन, इनमें से कोई एक वाक्य का सब्जेक्ट हो तो हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे? तो हमारे पास यहाँ पे रूल क्या है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल पे अप्लाई करके देखते हैं। बोथ टीचर्स, अब आप देखिए बोथ आ गया और टीचर्स जो कि प्लूरल नाउन है। टीचर सिंगुलर नाउन, टीचर्स हो गया प्लूरल नाउन। तो हमारा स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पर ये। अब इसके साथ हमें कहा गया प्लूरल वर्ब का प्रयोग कीजिए, तो हमने आर का प्रयोग किया है। ये ही करेक्ट मतलब यूज है यहाँ पर वर्ब का। बोथ टीचर्स आर लेबोरियस, यानी कि दोनों ही जो टीचर है, अध्यापक है, वो क्या है? मेहनती है। लेबोरियस यानी मेहनती, काम करने वाले। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सेवरल स्टूडेंट्स आर अब्सेंट, यानी कि बहुत से जो छात्र हैं वो अब्सेंट है। ये तो इस वाक्य का अर्थ है। अब स्ट्रक्चर देखिए, सेवरल आ गया और इसके साथ स्टूडेंट्स आया। स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल नाउन है, क्योंकि सिंगुलर नाउन क्या है? स्टूडेंट है। तो इसके साथ हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, तो हमने यहाँ पर आर का प्रयोग किया है, जो कि सही यूज है। एग्जाम्पल थर्ड देखिए, वेरियस आर्टिस्ट वर प्रेजेंट। तो वेरियस यहाँ आ गया, इसके बाद जो प्लूरल नाउन आना चाहिए वो भी आर्टिस्ट के शक्ल में यहाँ पर मौजूद है। तो हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, जो कि वर है। गाइस, आर का सिंगुलर फॉर्म क्या है? सिंगुलर वर्ब इसकी है इज, और वर का क्या है? वॉज। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और आई के लिए एम का। उसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस में सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वॉज का प्रयोग किया जाता है। तो ये 26th रूल था हमारा। बोथ, सेवरल, वेरियस प्लस प्लूरल नाउन के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 27 देखते हैं। बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन। अगर इनमें से कोई स्ट्रक्चर एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बनता है तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, बात समझ में आई है कि बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ या वेरियस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, इनमें से कोई भी वाक्य का सब्जेक्ट हो तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल देखिए, बोथ ऑफ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर जो ऊपर दिए गए शब्द हैं उनमें से पहले स्ट्रक्चर तलाश करते हैं। तो बोथ ऑफ तो यहाँ से हमारे आ गया है, ये वाला हिस्सा है जो बोथ ऑफ। ओके, अब आ गया प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन। तो द सेंटेंसेस जो है वो हमारा प्लूरल नाउन है, प्रोनाउन तो नहीं है, ये नाउन ही है सेंटेंस। यानी कि एज अ पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंस का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन है। तो यहाँ पर सेंटेंसेस लिखा गया है जो कि प्लूरल नाउन हो गया। तो अब हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, इसलिए हमने आर का प्रयोग किया है। अगर पास्ट में करेंगे तो वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो बोथ ऑफ द सेंटेंसेस आर करेक्ट, मतलब दोनों ही वाक्य क्या है? सही है। ये हमारा सही यूज है किसका? बोथ ऑफ के साथ वर्ब का, जो कि प्लूरल वर्ब है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सेवरल ऑफ देम वर क्लेवर, यानी उनमें से कहीं क्या थे? उनमें से कहीं क्या थे? क्लेवर, चतुर, चालाक थे।
अब सेवरल ऑफ ये वाला स्ट्रक्चर है जो हमें ऊपर दिया गया है, सेवरल ऑफ। अब इसके साथ प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन में से हम देखते हैं कि देम का प्रयोग हुआ है। अब देम क्या है? देम असल में दे जो कि एक प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। कौन सा है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? हमारे पास देम है। क्या है? जिसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो ये हुआ सेवरल ऑफ प्लस प्लूरल प्रोनाउन। देम प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसके लिए हमें किसका प्रयोग करना है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। तो हमने यहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया है जो कि पास्ट कंटिन्यूअस में प्रयोग किया जाता है। सेवरल ऑफ देम वर क्लेवर। अब हम अगला रूल देखेंगे, रूल नंबर 28। फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इनमें से कोई शब्द है, या फिर फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन इसके साथ प्रयोग हो, या फिर तीसरा जो स्ट्रक्चर है फ्यू ऑफ, अ फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन। इन तीनों में से कोई सा भी एक स्ट्रक्चर अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट बनता है या आता है या होता है तो आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। किसका? प्लूरल वर्ब का। एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। Many were punished but a few were guilty, यानी बहुत सौ को सजा मिली लेकिन मुजरिम कौन थे? बहुत ही कम लोग मुजरिम थे लेकिन सजा बहुत को मिली। अब यहाँ पर देखिए a few का प्रयोग किया गया है, a few जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके साथ हमने किसका प्रयोग किया है? वर का, जो कि प्लूरल वर्ब है। ओके, सेकंड एग्जांपल देखिए, वेरी फ्यू थिंग्स आर प्रीशियस इन लाइफ, मतलब बहुत ही कम चीजें होती हैं जो जिंदगी में बहुत ज्यादा कीमती होती हैं। तो वेरी फ्यू ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमने यहाँ से लिया है, वेरी फ्यू यहाँ से ये आ गया। अब इसके बाद क्या लिखा गया? प्लूरल नाउन, तो थिंग्स हमारा प्लूरल नाउन हो गया। अब अगर ये स्ट्रक्चर बन गया तो हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, तो हमने किया है वेरी फ्यू थिंग्स आर प्रीशियस इन लाइफ। अब आर क्या हो गया? हमारा प्लूरल वर्ब हो गई। ठीक है, फ्यू ऑफ दीज पेन्स आर इन ऑर्डर, यानी फ्यू ऑफ देखते हैं कहां से लिया गया है, फ्यू ऑफ ये वाला स्ट्रक्चर है। इसके बाद क्या कहा गया? प्लस में या तो प्लूरल नाउन हो या फिर प्लूरल प्रोनाउन हो। तो यहाँ पर प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया है। आप देखिए पेन्स जो है प्लूरल नाउन है, तो फ्यू ऑफ दीज पेन्स अगर ये आता है तो हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, इसलिए हमने यहाँ पर आर का प्रयोग किया है, क्योंकि आर क्या है? प्लूरल वर्ब है। फ्यू ऑफ दीज पेन्स आर इन ऑर्डर, मतलब ये कुछ ही पेन है जो सही है या काम कर रहे हैं। आगे हम चलते हैं, नॉट्स है कुछ जिनको देखेंगे। यूज ऑफ फ्यू, फ्यू का प्रयोग देखेंगे। अर्थ उसका है नहीं के बराबर, कम, नहीं के बराबर मतलब इतना कम कि नहीं के बराबर। ओके, संख्या का बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सेकंड पॉइंट है। फ्यू के हवाले से आपको याद रखना है कि संख्या बताने के लिए, संख्या का अर्थ व्यक्त करने के लिए, नंबर बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा फैक्ट क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले न्यूमेरल एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है। ओके, इस बात को समझिए। प्लूरल काउंटेबल नाउन ऐसी संज्ञा जिसे गिना जा सकता हो और वो बहुवचन हो, इसके पहले फ्यू का प्रयोग किया जाता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि न्यूमेरल एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है, मतलब न्यूमेरल बोलते हैं नंबर बताने वाले एडजेक्टिव को, ऐसे विशेषण को जो जिस संज्ञा से पहले आता है उस संज्ञा के नंबर के बारे में अधिक जानकारी देता है, इसीलिए हम उसे न्यूमेरल एडजेक्टिव बोलते हैं। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आता है और जब आता है तो उसे न्यूमेरल एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है या उसकी आइडेंटिटी न्यूमेरल एडजेक्टिव होती है। यह अर्थ कैसा देता है, सेंस कैसा पैदा करता है सेंटेंस में? यह नेगेटिव मीनिंग देता है। कैसी? नेगेटिव, यानी नहीं के बराबर कम, यह एक नेगेटिव सेंस है जो वाक्य में बनता है फ्यू की वजह से। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव रेड फ्यू बुक्स, मैंने नहीं के बराबर पुस्तकें पढ़ी है। अब ऐसा नहीं है कि ये अपने आप में एक नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन
यानी कि जो किताबें हैं, जो मात्रा है, जो संख्या है वो बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव मीनिंग कहा जा रहा है कि मैंने नहीं के बराबर पुस्तकें पढ़ी है। पढ़ी तो है लेकिन नहीं के बराबर। और क्या आगे देखते हैं हम, कुछ नोट्स और हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ अ फ्यू, मतलब फ्यू का हमने देखा है, अब अ फ्यू का देखते हैं। मीनिंग होता है इसका कुछ। अभी पिछला जो पॉइंट था वो था फ्यू का, उसका अर्थ था यानी नहीं के बराबर कम, बहुत ही कम। अब संख्या का बोध कराने के लिए फ्यू का प्रयोग किया जाता है, ठीक वही बात है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले इसका प्रयोग होता है और इसे भी न्यूमेरल एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह भी वही बात है, सेम है। यह पॉजिटिव मीनिंग देता है, लेकिन ये फ्यू के मुकाबले में थोड़ा सा पॉजिटिव मीनिंग देता है, मतलब वो नेगेटिव मीनिंग देता है और अ फ्यू पॉजिटिव मीनिंग देता है। तो एग्जांपल देखिए, आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स, यानी कि अ फ्यू यहाँ पर मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं। ये अ फ्यू बुक्स यहाँ पर देख लीजिए आप, जो स्ट्रक्चर है फॉलो किया गया वो यही है, अ फ्यू प्लस बुक्स, जो कि प्लूरल नाउन यहाँ पर आया है। ये अभी स्ट्रक्चर हमने देखा था कि अ फ्यू के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग नहीं किया गया है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया है। आई हैव रेड बुक्स, मैंने कुछ किताबें पढ़ी है। ओके गाइज, अब अगला नोट देखते हैं हम। अगला नोट क्या है, यूज ऑफ द फ्यू। द फ्यू का अर्थ क्या होता है, पूरा का पूरा, सब का सब, मतलब जो अमाउंट है, जो नंबर है, उनमें से कमी नहीं है, वो पूरी की पूरी। अब हो सकता है नंबर ही ऑलरेडी कम हो, लेकिन जितने नंबर है, जितनी मात्रा है, जितनी संख्या, उनमें तो पूरा का पूरा, सबका सब। संख्या का बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले न्यूमेरल एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है, सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इसका कि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग देता है, मतलब पॉजिटिव भी देता है और नेगेटिव भी देता है। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, जो कुछ किताबें मेरे पास थी मैंने उन सबको पढ़ लिया है। ओके गाइस, ये देखना है, आई हैव रीड द फ्यू बुक्स आई हैड। अब यहाँ पूरा का पूरा मेरे पास जो किताबें थी, हो सकता है वो 2, 3, 4, 5 कितनी भी हो सकती है, कम से कम 2 हो सकती है, 1 भी हो सकती है। किताबें अगर बात कही गई है तो मतलब 1 से ज्यादा ही है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जितनी भी किताबें थी वो मैंने पढ़ ली है, मीन्स जो कुछ था वो सब का सब या पूरा का पूरा। तो द फ्यू का अर्थ ये होता है कि जो कुछ है उनमें से कम नहीं होगा, बल्कि वो पूरा का पूरा, उसके लिए द फ्यू का प्रयोग किया जाता है। अगली स्लाइड देखिए, रूल नंबर 29, नन ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ये कॉन्सेप्ट है, अगर ये सब्जेक्ट बनता है किसी वाक्य का तो हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, या तो नन होगा या फिर नन ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। दोनों के एग्जांपल देख लेते, बात समझ में आ जाएगी। नन हैज गॉन येट, अब यहाँ पर देखिए नन यहाँ सब्जेक्ट के तौर पर आया है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है ये, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हुआ है और उसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो नन यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पर आया है। अब इसके बाद हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, तो हमने हैज का प्रयोग किया है, जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। अब इसके मुकाबले में प्लूरल वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब है हैव। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नन ऑफ दिस मनी इज योर्स, यानी इसमें से कुछ भी पैसा या धन तुम्हारा नहीं है। नन ऑफ दिस मनी इज योर्स। अब यहाँ पर देखिए नन ऑफ का प्रयोग हुआ है और इसके बाद मनी का प्रयोग हुआ है। अब मनी क्या है, मनी है, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, नाउन है। सबसे पहले तो मनी नाउन है, उसके बाद सिंगुलर है और उसके बाद अनकाउंटेबल है, क्योंकि इसे गिना नहीं जा सकता। ये शब्द जो मनी शब्द है, हम पैसों को गिन सकते हैं, गिनते भी हैं, लेकिन जो वर्ड मनी है ये इंग्लिश में अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन ही अकाउंट किया जाता है, माना जाता है। ओके गाइस, तो कॉन्सेप्ट क्या है, नन और नन ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन अगर सब्जेक्ट होते हैं किसी सेंटेंस के, तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग इनके साथ करेंगे। ओके, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, नॉन नन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और
प्लूरल प्रोनाउन, यानी कि नन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग अगर सब्जेक्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पर हुआ है तो हमें सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों का ही इस्तेमाल हम कर सकते हैं, बट सिंगुलर इज बेटर। अकॉर्डिंग टू लूसेंट सिंगुलर वर्ब यहाँ पर बेटर रहेगी अगर ये वाला स्ट्रक्चर बनता है नन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आता है तो। एग्जाम्पल देखिए, नन ऑफ दीज बॉयज आर और इज नोटी, तो नन ऑफ आ गया और इसके बाद बॉयज आ गया जो कि प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर आर और इज दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। आर भी ठीक होगा और इज भी करेक्ट होगा। नन ऑफ अस, नन ऑफ के साथ यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन आया है। प्रोनाउन कैसे बोलेंगे इसको प्लूरल प्रोनाउन, क्योंकि वी का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन तो वो तो अस है, यहाँ पर अस का प्रयोग किया गया है। नन ऑफ अस आर इज ऑनेस्ट, यानी हम में से कोई भी नहीं ईमानदार है, हम में से कोई भी ईमानदार नहीं है। नन ऑफ दीज बॉयज आर इज नॉटी, यानी इन लड़कों में से कोई भी शरारती नोटी बदमाश नहीं है। नेक्स्ट, यूज ऑफ नन मीनिंग दो से अधिक में से कोई भी नहीं, यानी दो से अधिक में से कोई भी नहीं, ये अर्थ देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह नेगेटिव वर्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नन हमेशा नेगेशन ही है, नेगेशन के तौर पर ही प्रयोग किया जाता है। इसके साथ नेगेटिव वर्ड्स नो, नॉट, नेवर एटसेट्रा का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है। आमतौर पर हम नन के साथ नो, नॉट, नेवर यानी नेगेटिव जो वर्ड्स है, नेगेशन जो है, नेगेशन वाले जो शब्द हैं उनका प्रयोग नहीं करते हैं। अब नन प्लस नेगेटिव वर्ड्स बराबर पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्थ है, एक बात है, फैक्ट है जो आपको याद रखनी है। प्रयोग करते वक्त इसमें गलती नहीं करनी है कि अगर नन के साथ आप नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग कर देते हैं तो फिर वाक्य का जो सेंस बनेगा वो पॉजिटिव ही बनेगा। मतलब अगर आप नेगेटिव सेंस देना चाहते हैं और तो आप सिर्फ नन का प्रयोग करें, और अगर आपको पॉजिटिव अफर्मेटिव का सेंस देना है तो आप नन के साथ नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर नन का प्रयोग नहीं करें और ना ही नेगेटिव वर्ड का करें तो भी पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंस खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। ओके गाइस, रूल नंबर 30 देखिए, ऑल यूज्ड इन द सेंस ऑफ एवरीथिंग, प्रत्येक चीज सब कुछ, इसके लिए ऑल का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक चीज सब कुछ दोनों ही अर्थ इसके होते हैं तो इसे सिंगुलर माना जाता है। जब इसका प्रयोग किया जाए और इसका जब अर्थ हो प्रत्येक चीज या सब कुछ एवरीथिंग वाले सेंस में हो, किस वाले सेंस में, एवरीथिंग वाले सेंस में ऑल का प्रयोग किया गया हो तो इसे माना ही सिंगुलर जाता है। और जब किसी शब्द को सिंगुलर मान ही लिया गया हो किसी सिचुएशन में तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, एक कॉमन बात है। तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ऑल इज रेडी, सब कुछ तैयार है, तो यहाँ पर सब कुछ क्या मान लिया गया है, सिंगुलर मान लिया गया है। तो यहाँ ऑल इज रेडी, सब कुछ तैयार है, तो यहाँ पर इज सिंगुलर वर्ब प्रयोग की गई है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है क्योंकि ऑल का अर्थ यहाँ पर एवरीथिंग लिया गया है। इसको दूसरे शब्दों में से भी कह सकते हैं एवरीथिंग इज रेडी, यानी सब कुछ क्या है, तैयार है। उसी का अर्थ दूसरे शब्दों में ऐसे व्यक्त किया जा सकता है, ऑल इज रेडी। ओके, ऑल के बारे में कुछ और फैक्ट हैं जो हमें जानने चाहिए। ऑल यूज्ड टू शो द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स, अगर ऑल का प्रयोग किया जाए और उसमें व्यक्त जो किया जा रहा है वो नंबर ऑफ पर्सन या तो व्यक्तियों की संख्या हो या फिर वस्तुओं की संख्या हो तो इसे प्लूरल माना जाता है। हमने देखा वहां जब सब कुछ या प्रत्येक चीज का अर्थ हो या एवरीथिंग वाला सेंस ऑल के साथ जुड़ा हुआ हो तो हम वहां उसको सिंगुलर मानेंगे और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर ये नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स को बताने के लिए ऑल का प्रयोग किया गया हो, यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट हो तो हम प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। किसका, प्लूरल वर्ब का। एग्जांपल देखिए, ऑल आर वेल, मतलब सब ठीक है। हो सकता है कि ऑल यहाँ पे पर्सन्स के लिए या फिर थिंग्स के लिए यूज हुआ हो, लेकिन ये नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स को बताने के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए हमने इसे प्लूरल माना है और प्लूरल वर्ब का इसके साथ प्रयोग किया है। नॉट, ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, अगर इनमें से कोई स्ट्रक्चर
एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस प्रयोग किया जाता है, या तो ऑल आए या फिर ऑल ऑफ या नॉट ऑल ऑफ। इसके साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आए तो फिर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये बात समझने के लिए हमें एग्जाम्पल देखना होगा। एग्जाम्पल देखिए, ऑल द मनी। अब ऑल कहां से लिया गया है? ऑल तो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है। अब द मनी क्या हो गया? हमारा सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, नाउन है। यानी मनी क्या है? पहले तो नाउन है, फिर सिंगुलर है क्योंकि अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर ही काउंट किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, यानी जो अनकाउंटेबल नाउन है उन्हें सिंगुलर ही माना जाता है। ये फैक्ट है जो आपको याद रखना है। यहाँ सेंटेंस क्या बना है? ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट, यानी ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट, यानी सारे के सारे पैसे खर्च कर दिए गए हैं या खर्च हो चुके हैं। तो जब इसे माना ही सिंगुलर माना गया है, सिंगुलर माना गया है यहाँ पर, तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। मतलब ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस होता है तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर हैज बीन का प्रयोग किया है जो कि सिंगुलर फॉर्म है। यानी किसका? इसका प्लूरल फॉर्म क्या है? इसका प्लूरल फॉर्म है हैव बीन। क्या है? हैव बीन। उसके मुकाबले में सिंगुलर वर्ब क्या है इसकी? हैज बीन, जिसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ओके गाइज, नेक्स्ट देखिए, ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। फर्क है दोनों में, याद रखना है वीडियो देखते हुए भी और नोट्स मेकिंग करते वक्त भी और हमेशा के लिए भी याद रखना है। ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ, एक तो कॉन्सेप्ट है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ आए तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और अगर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आए तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ओके, एग्जांपल देखिए, ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वर लेट। अब ऑल ऑफ का प्रयोग हुआ है जो कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद है इन शब्दों में। अब कहा गया है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो पार्टिसिपेंट सबसे पहले देख लीजिए, पार्टिसिपेंट नाउन है। ओके, पार्टिसिपेंट्स आया है जो कि प्लूरल हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। अब हम जानते हैं कि पार्टिसिपेंट एक ऐसा नाउन है जिसे हम गिन सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ऐसी थिंग, वस्तु नहीं है जिसे हम गिन नहीं सकते, तो ये काउंटेबल भी हो गया। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ऑल ऑफ का प्रयोग हुआ है तो हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, तो हमने यहाँ पर वर्ब का प्रयोग कर दिया। ओके गाइज, ये कॉन्सेप्ट थे कुछ आज के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।